नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी मैंने चांद तारे तो नहीं मांगे थे, जिसे लिखा है हमारी चहेती लेखिका मालती जोशी जी ने। दिन भर निधि पानी से बाहर पड़ी मछली की तरह छटपटा रही थी। शाम हुई तो घायल शेरनी की तरह उसने कमरे में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। माँ कुछ देर तक तो यह सब देखती रही, आखिर उनसे रहा नहीं गया। बोली, अगर उसका फ़ोन नहीं आया तो तुम ही लगा कर देख लो, कोई छोटी थोड़े ही हो जाओगी। छोटे बड़े की बात नहीं है माँ, उसे शहर में आए 2 दिन हो गए हैं, कल शाम की वापसी है, पर अब तक उसे एक बार शक्ल दिखाने तक की फुर्सत नहीं मिली है। स्टेशन पर उतरते समय एक बार कॉल किया था बस, उसके बाद जनाब चुप लगाकर बैठ गए हैं, एक मैसेज तक नहीं भेजा। हो सकता है तबीयत ठीक ना हो, तुम ही एक बार जाकर देखाती। नहीं माँ, वहाँ तो अब मैं नहीं जाऊँगी। क्यों? पिछली बार का अनुभव बड़ा खराब रहा, याद है? उस बार समीर ने ही फ़ोन करके एक किताब शिशिर को देने के लिए कहा था। मैं गई तो वातावरण इतना उखड़ा उखड़ा सा लगा, नहीं तो अंकल मुझसे दुनिया जहां की बातें करते थे। उस दिन नमस्ते का जवाब तक ठीक से नहीं दिया। आंटी हर बार कितना इसरार करती थी, मनुहार करती थी, पर उस दिन पानी के लिए भी नहीं पूछा। शिशिर सामने पड़ गए तो मैंने किताब थमा दी, कहा कि तुम्हारे भाई साहब का ऑर्डर था, तो बस एक सूखा सा थैंक यू बोलकर चलता बना। रुचिरा तो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। माँ सोच में पड़ गई। निधि, मुझे तो डर लग रहा है। कैसा डर? उन लोगों की नीयत में कुछ फर्क तो नहीं आ गया? माँ की बात से निधि और परेशान हो गई। इतनी देर तक गुस्से में उबल रही थी, अब उसे चिंता ने घेर लिया। माँ ठीक कहती हैं, कोई बात तो ज़रूर है, नहीं तो यह संभव ही नहीं था कि समीर यहाँ आता और उससे ना मिलता। उसकी दोस्ती कोई आज की थोड़े ही है। 4 साल तक दिल्ली आईआईटी में दोनों साथ पढ़े हैं। एक ही शहर के होने के कारण दोस्ती का रंग बहुत जल्दी गाढ़ा हो गया। भोपाल साथ ही आते जाते थे, छुट्टियों में भी करीब करीब साथ ही रहते थे। कभी समीर निधि के यहाँ आके खा लेता, कभी निधि उसके यहाँ पहुँच जाती। वैसे वैधानिक तौर पर अभी कुछ तय नहीं हुआ था, पर लगता था कि अनिच्छा से ही सही दोनों घरों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। अपना जातिगत अभिमान और संस्कार छोड़ना इतना सरल नहीं होता, पर कई बार बच्चों की खुशी सर्वोपरि हो जाती है। उस दिन समीर रात कोई 9 बजे आया। उस समय कहीं बाहर जाने का मूड नहीं था, इतनी रात को शायद अनुमति भी ना मिलती। दोनों छत पर जाकर बैठ गए। 5-10 मिनट यूं ही बीत गए। न समीर ने कुछ बताया। कुछ देर बाद समीर ने ही मौन तोड़ा। लगता है इस बार जंग पर ही आया हूँ। 2 दिन घर पर जूझता रहा, अब तुम मुंह फुलाकर बैठी हो। घर में किस बात पर ठनी थी? शादी पर। मुझे एक लड़की देखने बुलाया गया था और हाँ करने के लिए मुझ पर जोर डाला जा रहा है। क्या मतलब? चौंक गई ना? मैं भी इसी तरह चौंका था। मैंने डैडी से कहा कि सब कुछ जानते बूझते आपने यह नाटक क्यों किया? तो बोले, प्रोफेशनल कॉलेज में ऐसी दोस्तियां तो आम बात है, पर तुम शादी तक पहुंच जाओगे यह नहीं सोचा था। मम्मी बोली, कम से कम जाति बिरादरी का तो ख्याल करना था। घर में शादी के लायक बहन बैठी हुई है, कल को जब उसकी बात चलेगी तो तुम्हारी ये शादी आड़े आएगी। फिर क्या? बड़ी मुश्किल से उन्हें मना पाया हूं। अब तुम लोगों की बारी है। मतलब? अपने पापा से कहो कि एक बार मेरे घर हो आए। क्यों? ऐसे ही, इससे मम्मी डैडी का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। अपने माँ बाप का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तुम मेरे माँ बाप को ह्यूमिलिएट करना चाहते हो?
इसमें ह्यूमिलिएशन की क्या बात है? शादी अगर करनी है तो कुछ फॉर्मेलिटीज से गुजरना ही होगा। निधि फिर मुंह फुलाकर बैठ गई। शमीर भी उठ खड़ा हुआ। चलते हुए समीर ने बड़े ही सहज भाव से निधि के पापा से कहा, अंकल, आप लोग एक बार मम्मी डैडी से मिल लेते। हाँ बेटे, मैं भी यही सोच रहा था। अब तुम ठीक से सेटल हो गए हो तो हम बड़ों को भी सीरियसली सोचना चाहिए। पापा ने इतनी आसानी से हाँ भर ली कि निधि को तो गुस्सा ही आ गया। माँ का तो हमेशा एक ही तकिया कलाम है, अपन लड़की वाले हैं, थोड़ा झुककर ही चलना चाहिए। अब लड़की वाले हैं तो क्या आत्मसम्मान उठाकर ताक पर रख दें? पापा ने तो बड़ी आसानी से हामी भर ली थी, पर समीर के मम्मी डैडी ने अपना लड़के वाले होने का फर्ज पूरी तरह निभाया। 3 बार फ़ोन करके समय मांगा गया, तब कहीं जाकर मिलने का समय दिया गया, वह भी इस तरह जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों। निधि का तो मन हुआ कि माँ पापा को रोक ले, पर वे लोग क्या उसकी बात मानने वाले थे? उसका बस चलता तो खुद साथ चली जाती, ताकि इस समर प्रसंग में माँ पापा के साथ ढाल बनकर खड़ी रह सके। पर माँ ने साफ मना कर दिया। तब उसने जबरदस्ती ललित को, अपने भाई को तैयार किया ताकि वहाँ का सारा हाल मालूम हो सके। ललित ने आकर बताया कि समीर के मम्मी डैडी पूरे वक्त यही सुनाते रहे कि इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, पर बेटे की जिद के आगे मजबूरन झुकना पड़ रहा है। एक से एक ऑफर है, पर मन मारकर सबको लौटाना पड़ रहा है। वे लोग चाहते थे कि पहले शिशिर की पढ़ाई न सही, रुचिरा की शादी ही हो जाती, पर अब आप लोग इसरार कर रहे हैं तो पहले यही काम निपटा देते हैं। इसके बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी गई थी। निधि का तो खून खौल गया था, पर माँ एकदम शांत थी। बोली, अब अगर इंजीनियर दामाद चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ता है। तेरी दीदी की शादी में नहीं किया था? पर माँ, तुम्हारी ये बेटी भी तो इंजीनियर है। समीर के साथ ही बीटेक किया है मैंने। अगर तुम लोगों ने मुझे बाहर जाने दिया होता तो आज मैं भी उसके बराबर तनख्वाह पाती होती। उससे क्या फर्क पड़ता है? माँ ने शांत भाव से कहा तो निधि ने सिर पीट लिया। ये हिंदुस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे। माँ ने और दीदी ने उससे साफ कह दिया कि देखो, अब ज़्यादा चूं चपड़ मत करो, हम शादी किए देते हैं, तुम बस उसे निभाने की कोशिश करना। ज़्यादा तुनुक मिजाजी दिखाओगी तो अपना ही घर बिगाड़ोगी। निधि लेकिन बहुत बेचैन थी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि पिछले 6 साल से उन लोगों की दोस्ती चली आ रही थी, तब समीर के माता पिता को ऐतराज़ नहीं हुआ, अब एकाएक क्या हो गया? पापा बोले, तब शायद उन्हें यह नहीं लगा होगा कि बात शादी तक जाएगी। ललित बोला, नहीं पापा, समीर के पास होते ही रिश्तों की जैसे बाढ़ आ गई है। उससे उनका मन डोल गया है। आपकी बेटी एमटेक कर गई है तो आपके लिए समस्या बन गई है, पर उनका बेटा तो लाखों की हुंडी बन गया है। पिछले 4-6 साल से ये लोग साथ घूम रहे हैं, सब दूर इनकी चर्चा है। अगर यह रिश्ता टूट गया तो समीर को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी शादी आसानी से हो जाएगी, पर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। समीर के डैडी यह बात जानते हैं, इसीलिए उनकी कोशिश है कि बेटे की जिद की आड़ लेकर जितना खींचा जा सके खींच लिया जाए। व्हाट रबिश! नहीं बेटे, ललित ठीक कह रहा है। हम मना कर देंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। उनके दरवाजे पर रिश्तों की लाइन लगी हुई है, पर तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। दूसरा लड़का? पापा, मैं समीर के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो फिर चुपचाप बैठो और हमें शादी की तैयारी करने दो। शादी सानंद संपन्न हो गई। हालांकि कई बार निधि का मन विद्रोह करने का हुआ, पर दीदी ने समझाया कि निधि
अभी अगले 50 साल तक भारत में यही स्थिति रहेगी। वधू पक्ष को वर पक्ष की हर शर्त माननी ही पड़ेगी। इसलिए अब बेकार नाटक मत करो। तुम्हें तुम्हारे मन का राजकुमार मिल रहा है। दोनों ओर के बड़ों ने अपनी जाति और कुल गोत्र के अभिमान को त्याग कर शादी की मंजूरी दे दी है। इसे ही अपना अहोभाग्य समझो और चुप रहो। अब अपना सारा ध्यान समीर में लगाओ, बाकी चीज़ें हमारे लिए छोड़ दो। ससुराल में स्वागत भी ठीक ठाक ही हुआ, पर निधि को लगता रहा कि इस हार्दिकता के साथ एक असंतोष की अंतरधारा भी है। पर यहाँ भी दीदी की सीख काम आई। दीदी ने कहा था, निधि, आज तक कोई शादी ऐसी नहीं हुई जिसमें गिले शिकवे ना हुए हों। ये सब तात्कालिक बातें हैं, वक्ती उन्माद हैं। कालांतर में लोग सब भूल जाते हैं। अब अगर किसी के मन में कोई खराश बाकी रहती भी है तो उसे तुम अपने व्यवहार से दूर कर देना। निधि तो नए वातावरण में बेहद नर्वस हो रही थी। रिश्ते बदलते ही जाने पहचाने लोग भी एकदम अनजान लग उठे थे। यह तो अच्छा था कि घर पर ज़्यादा दिन रहना नहीं पड़ा। पहली फुर्सत में ही वे लोग मसूरी चले गए। मसूरी के वे 8 दिन किसी सपने की तरह रंगीन थे, दिलकश थे। दीदी ने ठीक ही कहा था, निधि, इस समय सारी बातें नज़रअंदाज कर दो, नहीं तो अपनी शादी का भी तुम एंजॉय नहीं कर सकोगी। इसीलिए मसूरी वह एकदम तनाव रहित होकर आई थी। इसीलिए वे दिन इतने खुशनुमा, रातें इतनी इंद्रधनुषी हो सकीं। पर हर अच्छी चीज़ का अंत तो होता ही है। मसूरी की आखिरी शाम भी आ पहुंची। दोनों तन मन से तृप्त होकर लौट रहे थे, पर उस खुशी पर भी एक हल्की सी उदासी की परत थी। उसी उदास लहजे में समीर ने कहा, मैं अंकलेश्वर चला जाऊं तो तुम मम्मी पापा के पास 2-4 दिन ज़रूर रह लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। बाद में चाहे माँ के यहाँ चली जाना। तुम अंकलेश्वर नहीं जा रहे हो? क्या मतलब? हम जा रहे हैं समीर। मैंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। मुझे लगा था कि तुम साथ चलने के लिए इसरार करोगे तो मैं तुम्हें यह प्रेजेंट सरप्राइज़ दूंगी। तुमने तो नहीं कहा, पर मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तुम वहाँ चलकर क्या करोगी? वही जो दुनिया भर की औरतें करती हैं। तुम्हारी गृहस्थी देखूंगी, तुम्हारे घर को सजाऊंगी, संवारूंगी। कच्चा पक्का जो भी मुझे आता है तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। सुबह मुस्कुराकर तुम्हें विदा करूंगी, शाम को बन संवर कर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? मैं कोई पहेली बुझा रही हूँ क्या? मुझे तो इस समय तुम खुद ही पहेली नजर आ रही हो। मैं तो तुम्हें लेकर उन सब कामों की कल्पना भी नहीं कर सकता जो तुमने गिनाए हैं। तो तुमने क्या सोचा था? शादी मैंने सिर्फ मसूरी घूमने के लिए की है? महाशय, पिछले 6 महीनों से मैं माँ के पास ट्रेनिंग ले रही हूँ। तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस मैंने सीख ली हैं। एक रेसिपी बुक भी खरीदी है। अब तुम मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार रहना। पुअर मी। समीर ने दयनीय चेहरा बना लिया। निधि ने उसकी नकल उतारते हुए मुंह चढ़ा दिया। फिर गंभीर स्वर में बोली, समीर, औरत जब शादी करती है तो उसका मकसद सिर्फ दैहिक तृप्ति नहीं होता। वह एक घर चाहती है, अपना घर। उसके सारे सपने उसी घर से जुड़े होते हैं। मैं भी अपने उस घर को देखना चाहती हूँ। घर जो तुम्हारी सांसों से महक रहा हो। घर जो तुम्हारी उपस्थिति से प्राणवान हो गया हो। समीर विस्मय विमुग्ध सा उसे देखता रह गया। निधि डार्लिंग, आई नेवर न्यू। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी भावुक हो। निधि ने शर्मा कर नजरें झुका ली। मुझे माफ़ करना स्वीटहार्ट,
पर मैं तुम्हें ठोस यथार्थ से परिचित कराना चाहता हूँ। एक तो यह कि मेरा जॉब 10 से 5 वाला नहीं है, ड्यूटी आवर्स बड़े ही ऑड हैं। दूसरे यह कि मेरा घर बहुत छोटा सा है, तुम्हारे सपने में फिट होगा कि नहीं कह नहीं सकता। तीसरे यह कि मेरे पास कुछ सामान नहीं है, एक फ्राई पैन, एक आध पतीला, 2-4 ग्लास और 2-3 कप प्लेट्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेवर माइंड माय बॉय, निधि ने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। मेरी माँ ने मुझे कुकर से लेकर मिक्सर तक सारा सामान दिया है। 3-3 डिनर सेट्स उपहार में आए हैं। 100 पीसेस की तो कोई गिनती नहीं। देखना 24 घंटे में तुम्हारे दड़बे की काया पलट कर दूंगी, चिंता मत करो। पर समीर पूरे रास्ते चिंता मग्न ही बना रहा, क्योंकि वह अपनी मम्मी को अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि निधि की छुट्टी की बात घर में एक धमाके की तरह गूंजेगी। सामान मांगने की तो वह कल्पना ही नहीं कर सकता था। जैसा कि उसने सोचा था, मम्मी ने छुट्टी की बात सुनते ही मुंह बना लिया। अब तो सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, घर के बड़ों से पूछने के लिए तो कोई रिवाज ही नहीं रह गया। आप कहें तो उसे यहीं छोड़ जाऊं? ना बाबा, दुनिया जहां वाले मुझे कोसेंगे कि नई ब्याहिली बहू को रोक लिया, पति के साथ जाने नहीं दिया। उसने छुट्टी ले रखी है इसलिए, बाद में तो खैर उसे यहीं आपके पास ही रहना है, समीर ने मस्का लगाते हुए कहा। पर उसका श्रम व्यर्थ गया। मम्मी ने हाथ नचाते हुए कहा, ना बाबा, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसका मन करे तो यहाँ रहे, नहीं माँ के यहाँ भी जा सकती है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो थी ही, खाना बनाने के लिए 4 बर्तनों की दरकार थी, पर समीर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब निधि ने ही विनम्र शब्दों में अपनी मांग रखी। जैसा कि सोचा था, उनकी भौहें एकदम तन गईं। बोली, और तुम्हारे पीछे उन चीज़ों की देखभाल कौन करेगा? कुछ सोचा है? मम्मी जी, औरतें जब तब पीहर भी तो जाती रहती हैं, उनके पीछे उनकी गृहस्थी की देखभाल का कुछ तो तरीका होगा। निधि का जवाब उन्हें अच्छा नहीं लगा था, यह साफ समझ में आ रहा था, पर वे मुंह से कुछ नहीं बोली। अपनी गृहस्थी से गिनती के बर्तन निकालकर उन्होंने उसके सामने रख दिए। निधि का मन एकदम बुझ सा गया। नई नई गृहस्थी का चाव आधा रह गया। फिर उसने डरते डरते कहा, मम्मी जी, कुकर ले जाऊं? क्योंकि समीर को दाल भात तो रोज़ चाहिए। हाँ हाँ, ले जाओ भाई, तुम्हारे ही सामान है, पूछने की क्या ज़रूरत है। सब ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। ज़रा सी बात का इतना बतंगड़। निधि तो स्तब्ध रह गई और मम्मी जी केवल कहकर ही चुप नहीं हुई। उन्होंने निधि का सारा सामान नौकरों के हाथों निधि के कमरे में भिजवा दिया। समीर पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर निधि पर ही बरस पड़ा कि आते ही ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। अंत में हुआ यह कि समीर ने एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दिया। वे लोग स्टेशन के लिए चले। उनके पास सिर्फ अपने सूटकेस थे। माँ पापा लेकिन ढेर सारा सामान लेकर आ गए थे। ये इतना सारा क्या ले आई हैं? निधि ने पूछा। कुछ नहीं, थोड़ा सा अचार है, चटनियाँ और मसाले हैं, थोड़े से दाल चावल भी रख दिए हैं, जाते ही बाज़ार कहाँ देखोगी। उसका मन हुआ कि कह दे, दाल चावल तो ले आई हो माँ, पर बनाऊंगी काहे में। बड़ी मुश्किल से अपने मन को रोका। माँ को परेशान करने में कोई तुक नहीं थी। पति के साथ जाने का उत्साह एक तरह से खत्म ही हो गया था। मन हो रहा था कि छुट्टी कैंसिल करके यहीं से माँ पापा के साथ घर चली जाए, पर उनके प्रश्नों का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह समीर से बार बार कह रही थी
कि नौकरी तो जिंदगी भर करनी है, पर ये दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। इसी मंत्र के बल पर वह गाड़ी में चढ़ सकी। उसने तय कर लिया था कि किसी प्रकार की हताशा को वह अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। खुशी के जो भी पल उसके हिस्से में आए हैं, उनका भरपूर आनंद लेगी। इस संकल्प ने उसे बहुत बल दिया। समीर ने सच ही कहा था। उसके पास कुछ भी सामान नहीं था। 2 दिन तक तो वो लोग बाहर ही खाते रहे। फिर सोच विचार कर ज़रूरत की चीज़ें खरीदी गईं। घर को सजाना तो फिलहाल सपना ही था, पर उसे रहने लायक तो बनाना ही था। इस मशक्क़त में समीर ने चौथे दिन ही हाथ ऊंचे कर दिए। बोला, मैं तो मसूरी में ही बैंकक्रप्ट हो गया था। यह सेकंड हनीमून तो और भी भारी पड़ रहा है। तो कोई ज़रूरी था कि हम मसूरी ही जाते? हम यहीं आ सकते थे। साथ रहने से ही तो मतलब था, कहीं भी रह लेते। तुम्हारा प्लान पहले से पता होता तो यही करते। तुम्हारा यह सरप्राइज़ तो बहुत महंगा पड़ रहा है। निधि का मन हुआ कि कह दे, महंगा तो पड़ेगा ही, तुम्हारा ईगो ही तुम्हें ले डूबा, नहीं तो ज़रूरत का हर सामान हमारे पास मौजूद था। खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर उसने कुछ नहीं कहा। अपने संक्षिप्त से प्रवास में वह किसी तरह की कड़वाहट घोलना नहीं चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि यहाँ से केवल मीठी यादें उसके साथ जाएं। 1 महीना पलक झपकते बीत गया। निधि को यह ज़िंदगी खूब रास आ रही थी। इतना आराम तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। होश संभाला तभी से पढ़ाई का भूत पीछे लग गया था। छुट्टियां भी कभी निरापद नहीं बीती। क्लासेस का दानव सिर पर सवार रहता था। कॉलेज में जाने के बाद तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। और अब नौकरी का सिर दर्द है। माँ बाप ने बाहर नहीं जाने दिया तो मनचाही नौकरी तो ना मिली। जो मिली है उसमें वेतन कम और काम ज़्यादा है। ऐसी फुर्सत भरी ज़िंदगी तो शायद फिर कभी नसीब ही नहीं होगी। इतना पढ़ लिख लिया है तो घर बैठना भी संभव नहीं है। घर वाले परेशान हो जाएंगे, उपदेश देने लगेंगे। शहर वाले ताने कसेंगे, आलोचना करेंगे। उसे उन औरतों पर रश्क होने लगा जो आराम से घर में बैठकर गृहस्थी करती हैं। और फिर विदा की वेला आ ही पहुंची। समीर की बाहों का तकिया बनाकर वह मुग्ध भाव से लेटी हुई थी। समीर भावुक स्वर में कह रहा था, कितनी जल्दी तुम मेरी आदत में शुमार हो गई हो। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि इतने दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा था। और अब कल तुम चली जाओगी, यह सोचकर ही कलेजा मुंह को आ रहा है। तुम कहो तो ना जाऊं? समीर सिर्फ हंस दिया, एक फीकी उदास हंसी। उसके वक्ष में मुंह छिपाकर निधि बोली, समीर, मैं सच कह रही हूं। अगर तुम कहते हो तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम एक बार कह कर तो देखो। पर समीर ने कुछ नहीं कहा। उसकी बाहों का कसाव धीरे धीरे स्थिर होने लगा। वह आवेग, वह ऊष्मा पता नहीं कहाँ तिरोहित हो गए। वह कोहनी के बल उठकर बैठ गई। उसने समीर की आंखों में झांक कर देखा। उसके सपनों का प्रतिबिंब वहाँ नहीं था। उसका मन एकदम बुझ सा गया। क्या यही प्रेम है? क्या इसी व्यक्ति के लिए वह अपने माँ बाप, घर परिवार छोड़कर यहाँ चली आई है? कम से कम एक बार तो कहते कि निधि, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा। पर वे 2 शब्द भी जैसे उसके लिए भारी पड़ गए थे। फिर उसे याद आया कि यहाँ आने का प्रस्ताव भी तो उसी का था। समीर ने तो कोई इच्छा नहीं जताई थी। उसके लिए शायद हनीमून के 8 दिन ही पर्याप्त थे। इसका कारण शायद यह है कि पुरुष के लिए शादी मात्र सेक्स का एक वैधानिक माध्यम होता है, जबकि औरत के लिए
वह जिंदगी की परिभाषा है। शादी को अभी कुल जमा 1 महीना हुआ है। क्या अभी से उसका मोह भंग होने लगा है? इतना पढ़ लिख जाने के बावजूद क्या वह उन औरतों की जमात में शामिल हो गई है जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता, मर्जी नहीं होती, वे चाहे जब जहां चाहे ठेल दी जाती हैं। उसका मन कैसा तो हो आया। नींद तो खैर अब हवा ही हो गई थी। वह अब सीधे उठकर बैठ गई और बोली, समीर, एक बात कहूं? वापस जाना मुझे सचमुच अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम मेरे लिए यहीं कोई जॉब नहीं ढूंढ सकते? समीर आश्चर्य में भरकर उसे देखता रह गया। कहीं तुम नौकरी छोड़कर तो नहीं आई हो ना? तुम्हारे प्रेजेंट सरप्राइज से मुझे अब डर लगने लगा है। डर? यह शब्द उसे भीतर तक आहत कर गया, पर उसने अपना दर्द चुपचाप पी लिया। नौकरी अभी छोड़ी तो नहीं है, पर छोड़ने का इरादा है। ऐसी कोई प्रेस्टिजियस नौकरी है भी नहीं। वैसी तो यहाँ भी मिल सकती है। मिल तो सकती है, पर मैं तो खुद यहाँ से भागने की सोच रहा हूँ। तो चलो ना, हम दोनों साथ भाग लें। प्रोफेशनल्स हैं हम लोग, नौकरियों की तो हमारे लिए कोई कमी नहीं है। चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, ये तो इंजीनियर्स के तीर्थ क्षेत्र बन चुके हैं। और फिर दोनों साथ होंगे तो हम अंडमान में भी मज़े से रह लेंगे। नौकरी मिलना कठिन नहीं है, फिर भी ढूंढनी तो पड़ेगी, और यह काम एक दिन में तो होगा नहीं। तो यह काम मैं करती हूँ, तुम अपनी नौकरी करो। मैं दिन भर जॉब हिटिंग करूँगी, इंटरनेट पर सर्च करूँगी, अखबारों के विज्ञापन देखूँगी। मतलब यहीं रहोगी? हाँ, इरादा तो यही है। मेरी तनख्वाह में गुजारा कर लोगी? इस देश की आधे से ज़्यादा औरतें पति की तनख्वाह में गुजारा करती हैं। तुमसे आधी तनख्वाह में पापा ने 3 बच्चे पाले हैं, 2 लड़कियों की शादियां की हैं। निधि, मुझे घर भी कुछ भेजना होता है। पिछले महीने तो कुछ भेज नहीं पाया, पर पिछले महीने तो शायद उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की होगी। खैर, तुम जितना चाहो भेजते रहना, मैं थोड़े में गुजारा कर लूँगी। थोड़े दिनों की तो बात है। बस यह बताओ कि तुम खुश तो हो ना? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। पर निधि ने साफ देखा कि वह कतई खुश नहीं था। अगले 4-5 दिनों में तो उसे लगने लगा जैसे वह किसी अनजान व्यक्ति के साथ रह रही है। लगा कि वह एक अनचाहे मेहमान की तरह उसके घर में जबरदस्ती टिक गई है। वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों लग रहा है। देह का नाता तो अब भी वैसा ही था, पर देह के पर जो कुछ था वह धुंधला पड़ता जा रहा था। इसके बावजूद वह लौटने का मन नहीं बना सकी। शादी के बाद उसे माँ के घर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन पर अब अपना बोझ नहीं डालना चाहती थी, और समीर के घर में रहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। कहने को तो अब उसका घर वही था, पर घर की संज्ञा से वह कोसों दूर था। वह सिर्फ उसकी ससुराल थी। समीर के बिना वहाँ पाँव देने की कल्पना मात्र से उसकी रूह कांपती थी। काश वह समीर से यह सब खुलकर कह पाती। समीर तो बड़ा खुश है कि अपना विरोध भूलकर मम्मी डैडी ने निधि को अपना लिया है, पर इस अपनाने में मात्र औपचारिकता है, हार्दिकता नहीं है। यह समीर कभी समझ नहीं पाएगा। वह समीर को कैसे बताए कि उन सब के मन में एक फांस है जिसकी चुभन सिर्फ वही महसूस कर सकती है। रिश्ते बदलते ही जब जाने पहचाने लोग अजनबी बन जाते हैं तो मन में कैसी पीड़ा होती है, इस बात को समीर कभी नहीं जान पाएगा। समय को तो बीतना ही था, बीत गया, और दिवाली सामने आकर खड़ी हो गई। पहली दिवाली थी, घर जाना ज़रूरी था।
निधि ने बड़े उत्साह से तैयारी की। जो बन सकती थी मिठाइयाँ बना ली। गुजरात का प्रसिद्ध नमकीन ढेर सारा बांध लिया। सबके लिए उपहार खरीदे। ललित के लिए भी एक टी शर्ट खरीदा गया। हालांकि लिस्ट में उसका नाम नहीं था। निधि को याद दिलाना पड़ा। ललित की याद दिलाना ही उसे इतना अपमानजनक लगा कि फिर दीदी के बच्चों का तो उसने नाम ही नहीं लिया। दिवाली ठीक ठाक निपट गई। निधि ने कोई कड़वाहट मन में नहीं आने दी। त्योहार का मज़ा फीका नहीं होने दिया। भाई दूज के दिन सुबह उसने सास से कहा, मम्मी जी, आज मैं ललित का टीका करने जाऊंगी, तो रात वहीं रुक जाऊं। दीदी भी आ रही हैं। सास ने कहा, आज टीका करके लौट आना, कल समीर चला जाएगा, फिर जितनी मर्जी चाहे रह लेना। निधि ने समीर की ओर देखा। समीर ने गला साफ किया और डरते डरते कहा, निधि मेरे साथ जा रही है। निधि की समझ में नहीं आया कि समीर इतना सहमा हुआ सा क्यों है। फिर उसे याद आया कि उसके त्याग पत्र की बात घर पर बताई नहीं गई थी। वे लोग तो यही समझ रहे थे कि वह छुट्टी पर चल रही है, और सच कहते हुए समीर को डर लग रहा था। लेकिन नौकरी छोड़ क्यों दी? वह कहती है कि नौकरियां तो बहुत मिल जाएंगी, पर ये दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। निधि तो सन्न रह गई। पति पत्नी के बीच की अंतरंग बातचीत क्या इस तरह से सार्वजनिक की जाती है? कोई अपने माता पिता से इस तरह की बातें कहता होगा? संकोच के मारे उससे वहां खड़ा नहीं रहा गया। भीतर आकर वह डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जैसी कि अपेक्षा थी, डैडी जी डांट रहे थे, यू आर इमोशनल फूल्स। नौकरियां क्या इस तरह सड़क पर पड़ी मिलती हैं? कितनी कंपटीशन है कुछ पता भी है? हर साल हजारों लड़के पास आउट होकर निकल रहे हैं। तुम लोग जितनी देर करोगे मेन स्ट्रीम में उतने ही पीछे ढकेल दिए जाओगे। 10-15 हजार रुपये महीने का नुकसान हो रहा है, सो अलग। क्या करूं? वह कुछ समझना ही नहीं चाहती। मम्मी बोली, अगर घर में बैठने वाली ही करनी थी तो वह जयपुर वाली क्या बुरी थी? कम से कम सुंदर तो थी। रुचि ने जोड़ा, अरे वो बरेली वाली तो इंजीनियर लड़की भी दे रहे थे, और साथ में एक सेंट्रो भी। इनकी मति मारी गई थी तो कोई क्या करे। डैडी ने सांस भरी। निधि डाइनिंग टेबल पे दोनों हाथों से सिर दबाए बैठी थी। अनचाहे सारी बातें उसके कानों से टकरा रही थी, या शायद उसे सुनाने के लिए ही सब कुछ कहा जा रहा था, क्योंकि सबको मालूम था कि निधि कहीं दूर नहीं गई है, जालीदार पार्टीशन के पीछे ही बैठी हुई है। निधि का मन वितृष्णा से भर उठा। उसे अपने सास ससुर पर उतना गुस्सा नहीं आया जितना कि समीर पर। वे लोग तो जब तब अपनी भड़ास निकालते ही रहते थे, पर समीर को ये क्या हो गया? वह तो एकदम बच्चों की तरह पेश आ रहा है। अपना वश नहीं चला तो बड़ों से शिकायत लगा दी। लगा कि वह भी अपने मन का गुबार निकाल रहा है। जो कुछ वह कहना चाहता था वह कह नहीं पा रहा था। वह सब अपने मम्मी डैडी से कहलवा रहा था। क्षोभ ने पहले तो उसके मस्तिष्क को सुन्न कर दिया, फिर उसमें एक नई योजना आकार लेने लगी। दोपहर में जब थोड़ा एकांत मिला तो उसने विनम्र स्वर में सास से कहा, मम्मी जी, सुबह डैडी जी के सामने मैं बोल नहीं पाई थी। मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ इसलिए कि कुछ दिनों बाद तो छोड़नी ही थी। क्यों? उन्होंने पूछा तो एक सलज्ज मुस्कान के साथ निधि ने सिर झुका लिया। कुछ है क्या? उन्होंने प्रश्न किया तो निधि ने स्वीकारोक्ति में सिर हिला दिया। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मतलब? निधि ने प्रति प्रश्न किया तो वे सकपका गईं। मेरा मतलब यह था कि अभी तो तुम लोग खुद ही बच्चे हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी से ये जिम्मेदारी गले पड़ जाएगी तो ठीक से घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा, कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। घूमने फिरने का बजट तो मम्मी हमारे पास है ही कहाँ।
सोचा इसी बहाने थोड़ा साथ रह लेंगे, बाद में नौकरी तो करनी ही है। कितने महीने हुए हैं? 2। तो अभी तो ज़्यादा देर नहीं हुई हो। फ्री होना चाहती हो तो बोलो, नर्सिंग होम पास ही है, डॉक्टर भी पहचान की है। सास के स्वर में अनुनय था, अपेक्षा थी। मम्मी जी, मेरी डॉक्टर कहती हैं पहली प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करनी चाहिए, बाद में प्रॉब्लम होती है। सास का मुंह लटक गया। उन्होंने फिर भी पूछ लिया, बच्चे को संभालेगा कौन? वह तो मम्मी जी जब भी होगा कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना ही होगा। सास निरुत्तर हो गई, पर पहली फुर्सत में यह सूचना उन्होंने पतिदेव तक पहुंचा दी। वे बोले, पढ़े लिखे मूर्ख ऐसे ही होते हैं। दे डोंट नो द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ। इस बार लौटते हुए पहले वाली उमंग का शतांश भी शेष नहीं था। दोनों के मन बुझे हुए थे और दोनों एक दूसरे से रुष्ट थे। पूरी यात्रा में दोनों अपने आप में खोए हुए सामने वाले को नज़रअंदाज करते रहे। निधि के मन में सारा परिदृश्य बार बार घूम रहा था। खास तौर पर उसे कल की शाम याद आ रही थी। ललित का टीका करने के बाद दीदी उसे ओर ले गईं और उसकी प्रगति के बारे में पूछा था। जब उसने ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया तो वे उपदेश देने लगी कि ज़्यादा प्लानिंग्स मत करना। एक अभी हो जाने दो, दूसरा जब मर्जी हो आने देना, नहीं तो बाद में मुश्किल होती है। दोनों बहनों को खुसुर पुसुर करते देखा तो माँ पता नहीं क्या समझी और शुरू हो गई, अब जरा नीचे ऊपर देख कर चला करो, ये बंदरों की तरह उछल कूद बंद करो। फिर यह कि अमुक चीज़ खाना, अमुक चीज़ मत खाना, सही सेजा को बाहर मत निकलना, वजन मत उठाना। दोनों बहनों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दीदी बोली, माँ तुम्हें तो हर बात की जल्दी पड़ी रहती है, जब ज़रूरत होगी अपनी यह आचार संहिता टाइप करके भिजवा देना, वह फ्रेम करके रख लेगी। उस समय भी निधि को अपनी सास की याद आ गई थी। अब भी वह यही सोच रही थी कि एक ही बात की प्रक्रिया दोनों घरों में इतनी अलग क्यों है, जबकि टेंशन माँ को होना चाहिए, क्योंकि इस खबर का मतलब है एक और खर्च। माँ ने इस बार भी ढेर सारा सामान साथ बांध दिया था, उसमें दिवाली का निमित्त भी जुड़ गया था। उसकी तुलना में ससुराल की विदाई थोड़ी फीकी ही रही। पिछली बार मम्मी जी ने तूफान बरपा करके उसका सारा सामान कमरे में पटक दिया था। इस बार वह नदारत था, ना उसने कुछ मांगा ना उन्होंने उठाकर दिया। पिछली बार तो मन में एक कसक रह गई थी, पर इस बार तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि गृहस्थी का जो उल्लास तब मन में था वह खत्म हो गया था। अब अगर वह सारा सामान उठाकर रुचि को दे भी देंगी, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है, तो भी उसे बुरा नहीं लगेगा। पूरे रास्ते निधि मन पर संयम रखे रही, पर घर पहुंचते ही उसने समीर को आड़े हाथों लिया। अगर तुम्हें मेरे साथ आना या रहना इतना बुरा लगता है तो मुझसे कह देते। बच्चों की तरह मम्मी डैडी से शिकायत करने की क्या ज़रूरत थी। समीर भी भरा हुआ बैठा था। बोला, पहले मुझे यह बताओ कि इतनी इम्पोर्टेंट खबर पहले मुझे क्यों नहीं दी गई? कौन सी खबर? यही कि तुम माँ बनने वाली हो। कितनी शर्म की बात है कि मुझे दूसरे यह जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, तो श्रीमान जी इस कारण मुंह फुलाए हुए थे। निधि को मन ही मन हंसी आ गई, परंतु प्रकट रूप से उसने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया। क्यों? तुम सीधे मुझे किसी नर्सिंग होम में ले जाकर अबॉर्शन करवा देते। तुम्हें क्या मैं ऐसा जल्लाद नजर आता हूँ? तुम्हारी माँ तो पिछली पीढ़ी की हैं, वे भी पोते की खबर सुनकर पुलकित नहीं हुई, तो तुमसे क्या आशा की जा सकती थी?
समीर एकदम गंभीर हो गया। बोला, मम्मी को टेंशन आना स्वाभाविक है। अभी शिशिर की पढ़ाई बाकी है, रुचि की शादी होनी है। मम्मी सोच रही होंगी कि मेरी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी तो मैं उन लोगों को सपोर्ट कैसे कर पाऊंगा। और फिलहाल तो तुम भी आउट ऑफ जॉब हो। समीर, मान लो तुम्हारी किसी ऐसी लड़की से शादी हो जाती जो इतनी क्वालिफाइड नहीं होती, तब भी तो घर चलता। तब बात और होती। मतलब? पर प्रश्न के साथ ही निधि को उत्तर भी याद आ गया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तब बात और होती। आने वाली अपने साथ 4-5 लाख कैश लाती। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। आईआईटी वालों का रेट 10 से ऊपर शुरू होता है। सॉरी यार, इसका मतलब है मेरे चक्कर में तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया। एक औसत रूप रंग वाली लड़की से शादी करने का सौदा तो बड़े घाटे का रहा। ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना रूप ही मिला, ना रुपया मिला। समीर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। निधि ने सोचा था कि समीर उसे बाहों में भर कर कहेगा, निधि, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे सिवा मैं किसी दूसरी लड़की की कल्पना भी नहीं कर सकता। पर समीर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप फ्रेश होने चला गया। निधि को थोड़ी निराशा तो हुई, पर आश्चर्य नहीं हुआ। समीर के इस बदलाव को वह बहुत पहले से महसूस कर रही थी। उसे एहसास हो गया था कि समीर भावनात्मक रूप से उससे छिटक गया है, या कि कभी उस तरह से जुड़ा ही नहीं था। दोनों एक सुखद भ्रम में जी रहे थे। ए मैन, कॉन्ग्रेचुलेट मी। समीर काम से लौटा ही था कि निधि ने इस शब्दों के साथ दरवाजे में ही उसका स्वागत किया। खुशी जैसे उसकी आंखों से छलकी पड़ रही थी। उल्लास से चेहरा दमक रहा था। एक अरसे बाद निधि इतनी प्रफुल्लित नजर आ रही थी। नहीं तो आजकल काफी चुप चुप रहने लगी थी। समीर, मुझे बधाई दो ना। किस बात की? पहले पता तो चले। उत्तर में निधि ने एक लिफाफा उसके हाथ में पकड़ा दिया। समीर ने लिफाफा उलट पलट कर देखा, फिर खोल कर पढ़ा। अ कॉल लेटर फ्रॉम सिंगापुर। वाओ! अरे, ये गोरख धंधा तुम कब से करने लगी? तुम्हारे पीछे घर में बैठे बैठे और करती क्या हूँ, तुम सोच नहीं सकते मैंने कितनी जगह अप्लाई किया है। आई हैव लॉस्ट द काउंट। बहुत जगह से ऑफर भी आ गए हैं, बट दिस इज अ सुपर्ब, है ना? सुपर्ब तो है, पर दूर कितना है? आजकल दूरियां क्या मायने रखती हैं समीर। जितनी देर में हम भोपाल से यहाँ पहुँचते हैं, उतनी ही देर में मैं सिंगापुर से यहाँ पहुँच सकती हूँ। बाय एयर ऑफ कोर्स। एंड दे आर गिविंग मी 90,000 पर मंथ। जस्ट इमेजिन, 90,000 रुपये हर महीना। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तुम जेलस तो नहीं हो रहे हो ना? जेलस क्यों होऊंगा भला? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, तुमसे भी ज़्यादा खुश हूँ, समीर ने कहा। हालांकि उसका स्वर उसके शब्दों की गवाही नहीं दे रहा था, पर निधि अपने में ही इतनी मग्न थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बोली, हाँ, अब तुम्हें खुश ही रहना है। तुम्हारी सारी चिंताएं अब दूर हो जाएंगी। शिशिर की पढ़ाई भी होगी, रुचि की शादी भी होगी। अगर ललित का कहीं हो जाता है तो मैं उसकी भी थोड़ी सी मदद कर दूंगी। दोनों बहनों की शादी के बाद पापा का हाथ थोड़ा तंग हो गया है। समीर ने देखा, एक मनपसंद कॉल लेटर आते ही निधि का आत्मविश्वास जैसे आकाश छू रहा है। इसी चेहरे पर रोज कैसी मुर्दानी छाई रहती थी, और समीर उसे कुछ और ही संज्ञा दे रहा था। उसे एकदम स्मरण हो आया, और हमारा बच्चा? निधि, उसका क्या होगा? समीर के स्वर में हल्का सा कंपन था। हमारा बच्चा? वह तो बेचारा अपने स्वागत का सरंजाम देखकर उल्टे पैरों लौट गया है।
मतलब? फिकर नॉट यार, रुचि की शादी हो जाने दो, शिशिर की पढ़ाई हो जाने दो, मैं तो कहती हूँ उसकी भी शादी हो जाने दो, तब हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। नो हरी, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। ओके? तुम मुझे ताना दे रही हो? ताना किस बात का? तो फिर यह रुचि की शादी और शिशिर की पढ़ाई का जाप क्यों हो रहा है? यह जाप भी तो मैंने इसी घर में आकर सीखा है। पर समीर, इसके लिए मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को कोई दोष नहीं देती। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। उनकी कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, उनकी कुछ समस्याएं होंगी, पर जब तुमने भी मुझे सिर्फ रुपए कमाने की मशीन समझ लिया, तब बहुत पीड़ा हुई। What do you mean? I mean what I say. तुम अभी पूछ रहे थे ना कि मैंने यह घोरक धंधा कब शुरू किया? समीर, मुझे जिस दिन यह एहसास हुआ कि मेरा घर बैठना तुम्हें नागवार गुजर रहा है, तुम्हारे मन पर बोझ बनता जा रहा है, मैंने उसी दिन से नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। इस बार भोपाल प्रवास पर मैंने जो देखा, सुना और महसूस किया, उसके बाद तो यहाँ लौटने की इच्छा ही नहीं थी। पर मुझे मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि मैंने सारे पत्र इसी पते पर मंगवाए थे। पर यह मैंने अभी तय कर लिया था कि मैं नौकरी करने बहुत दूर जाऊंगी। अगर मुझे इससे अच्छा अवसर मिला तो मैं यूएसए या ऑस्ट्रेलिया भी जाने के लिए तैयार हूँ। दूरियां अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती। मन में 100 योजन की दूरी रखकर एक छत के नीचे रहने से तो अच्छा है दूर ही रहा जाए। निधि क्षण भर सांस लेने के लिए रुकी थी। दोबारा जब उसने बोलना शुरू किया तो उसका स्वर भीगा हुआ था। समीर, मैंने तुमसे खुशियों के चंद पल ही मांगे थे, चैन और सुकून से भरे 4 दिन मांगे थे। उसके बदले में सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करती, पर तुमसे इतना भी ना हो सका। और वह फूट फूट कर रो पड़ी। समीर उसे देखता ही रह गया। आज निधि उसे अलग ही अलग रूपों में दिखाई दे रही है। क्षण भर पहले का उसका ओजस्वी रूप उसके लिए अनजाना था। यह रोने वाली निधि तो और भी अपरिचित से लग रही थी। उसका मन हुआ उसे गले लगाकर सांत्वना दे, पर साहस नहीं हुआ। लगा कि यह अधिकार उसने खो दिया है। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। अपनों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।